नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा 22 नवंबर को चंपा देवी पार्क में बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में गोरखपुर, आजमगढ़ के साथ बस्ती मंडल के 28,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष और मंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही सांसद और विधायक भी इसमें शिरकत करेंगे। सम्मेलन में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा संवाद करेंगे और चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे, जिसको लेकर जिला और महानगर इकाई ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की तैयारी तेज कर दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा इसको लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कहा, बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। उपलब्ध है। उन वनटांगिया परिवारों से संवाद स्थापित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाएंगे। हमारा एक बूथ अध्यक्ष वहाँ बलराम राजभर है, उसके घर पर भी चाय पीने के लिए जाएंगे। 2017 से कितना ज़्यादा जोश इस बार आप लोग है, किस तरह से? देखिए, 2017 में हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और उस सरकार के नाते 2017 में एक अच्छा हमको परिणाम मिला था। हमारे सामने आज दोहरा, जहां केंद्र में मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हर क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर विकास कर रहा है। कौशाम्बी में चौयल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पर निशाना साधा। इंद्रजीत सरोज के बयान का जवाब दिया। उन्होंने इंद्रजीत सरोज के बयान की कड़ी निंदा की। चौयल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने कहा, जलेबी बनाकर कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस के साथ खिलाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इंद्रजीत सरोज ने पिछड़ी जाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया। इंद्रजीत सरोज समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं। ऐसे नेता का कोई वजूद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा में उनका एक होटल है, उस होटल में क्या बनता है और लोगों को क्या खिलाते हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ में महापंचायत के लिए पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के मसले पर हमेशा आक्रामक रहने वाली बीजेपी के नेता अब कृषि कानून वापसी के मामले पर चुप्पी साध रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में पहुंचे। उनसे तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के मामले पर 3 बार सवाल किया गया, मगर हर बार उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, सैफई परिवार के राज में रिश्वत चलती थी, लेकिन योगी राज में रिश्वत नहीं चलती और लाखों नौकरियां मिलती है। उन्होंने कहा, मोदी राज में आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। कोई किसी को जबरदस्ती में उठा ले जाता था, यदि पुलिस पकड़ ली तो लखनऊ से मियां जी का फोन आ जाता था, मंत्री जी का, और वो छूट जाता था। लेकिन आज योगी के शासन में 12 बजे रात को भी बेटी रेस्टोरेंट से भोजन करके आ जा सकती है और कोई छू नहीं सकता है, और यदि छुआ मित्रों तो मरेगा योगी के साथ। बड़े से बड़े गुंडे आज जेल के अंदर है। गुंडे ही बनकर डरते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के जेल में रहना भी डरते हैं लोग। पहली बार ये वातावरण राज्य के अंदर है, इसलिए हुआ है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। राज्य के अंदर पहली बार 3 तलाक पहली बार समाप्त किया। जो कहा है मोदी जी वो किए। और लखनऊ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण अभियान जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे। यहां लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र बनाया गया है। नए मतदाता आवेदन करके निर्वाचक नामावली में शामिल होंगे और निर्वाचक नामावली में शामिल होकर अपना नाम दर्ज कराने की अपील भी की गई है। बता दें कि सिंगल विंडो व्यवस्था यहां बनाई गई है। फर्स्ट टाइम वोटर से जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवाद किया। वोटर्स पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील भी की गई है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो नए मतदाता आवेदन करके निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकते हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लखनऊ में ये प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, शिविर लगाया गया। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र यहाँ बनाया जाएगा।
और हाथरस के मनीष सिंह सोलंकी का चयन में हुआ है। मनीष अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी टीम की ओर से खेलेंगे और ये मैच चेन्नई में 1 दिसंबर से खेला जाएगा। वहीं मनीष सिंह सोलंकी के चयन से पूरे घर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल है। मनीष इस उपलब्धि के बाद लोगों को के साथ में खुशी जाहिर करते हुए स्थान वितरण जो है खुशी जो है वो मनाई गई। बता दें घर ये जब छोटा था शुरू से ही ये छोटा बल्ला लेके घूमता था, तो इसकी बहन जो हमारी बड़ी बेटी है अंजलि दीक्षा, वो इसे पूछती रहती थी क्रिकेट खेलेगा कहाँ खेलूँगा। तो इसको वो जब 7 वर्ष का हुआ तो दिल्ली लेके चली गई। सारे बच्चे जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो इसको वहाँ राजकुमार शर्मा विराट कोहली के जो कोच हैं उसकी एकेडमी में इसको 7 वर्ष से लगातार आज तक प्रैक्टिस होती रही। उसके बाद लॉकडाउन में इसकी प्रैक्टिस यहाँ घर पे और मथुरा में जो प्रदीप वो कोच हैं इसके, उन्होंने इसको अंडर 19 की तैयारी कराई। अंडर 14 में ये दिल्ली में भी आ गया था, वहाँ भी खेला था। पर सरकार का नियम ये होने लगा कि जिस प्रदेश का बच्चा होगा उसी प्रदेश में खेलेगा। और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां के नगर कोतवाली से एक खबर सामने आई है जहां पुलिस और गौकशी के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक शातिर गौ तस्कर घायल हो गया है, जबकि गौ तस्करों की ओर से की गई फायरिंग में एक उप निरीक्षक को भी गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। जबकि इस घटना में 3 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। वहीं फरार गौ तस्करों की तलाश में पुलिस ने जंगलों में घंटों तक कॉम्बिंग की, उनकी तलाशी की, मगर तब तक बदमाश गन्ने के खेतों के रास्ते दूर निकल चुके थे। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गौकशी कर रहे गौ तस्करों को दबोचने का पूरा प्रयास किया तो गौकशी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गौकशों ने बता दें कि बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 50 किलो गौमांस, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। हमारी कोतवाली पुलिस को एक इनपुट मिला था कि करके आज माल ढोने की फिराक में है। इसी को लेकर जो शाहपुर रोड है उस पर पुलिस चेकिंग कर रही थी तो 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आते हुए पुलिस को दिखाई दी। जैसे ही पुलिस ने उनको रोका, पुलिस पर फायरिंग करते हुए वो नहर पुलिया की तरफ भागे। पुलिस ने पीछा किया तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है जिसका नाम इफ्तिकार है, इफ्तिकार सनोफ इलियास, जो कि मिमलाना रोड का रहने वाला है। और जानकारी में आया कि इसके ऊपर तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जिसके अन्य 3 साथी थे वो यहाँ चूँकि गन्ना है, गन्ने से निकलते हुए फरार हो गए हैं। उनकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, कॉम्बिंग लगातार जारी है उनको पकड़ने के लिए। कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? हाँ, हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं ब्रह्मजीत सिंह, उनको गोली लगी है, वो घायल। और जालौन में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी निकलकर सामने आ गई है। बाइक का चालान करने पर सिपाही को धमकाया है और वीडियो बना रहे पत्रकार से भी भाजपाइयों ने अभद्रता की है। अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीच सड़क पर बाइक खड़ी होने पर सिपाही ने चालान किया था। चालान से नाराज बीजेपी नगर अध्यक्ष ने उनसे बदसलूकी की। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने पत्रकार से भी बदसलूकी की। तो जालौन का यह मामला है जहां पर वीडियो बना रहे पत्रकार से और सिपाही से बीजेपी नगर अध्यक्ष ने बदसलूकी की है। तो बहस करते नजर आए बीजेपी के नगर अध्यक्ष जालौन में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइक का चालान बनाने पर पुलिस के सिपाही, यातायात पुलिस के सिपाही और वहां मौके पर मौजूद पत्रकार से भी युवा नेता बदसलूकी करते नजर आए। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा नकली प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 करोड़ रुपए कीमत का नकली प्रोटीन पाउडर बरामद किया गया है। स्टेरॉयड इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए हैं। 3 गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 फरार चल रहे हैं। बादरपुर थाना क्षेत्र के छपरौला में ये फैक्ट्री चल रही थी। स्टेरॉयड इंजेक्शन पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला जहां पर अवैध प्रोटीन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 करोड़ रुपए कीमत के नकली प्रोटीन पाउडर को भी जब्त किया है। और इंडिया न्यूज़ ने ताज नगरी आगरा के व्यापारियों से ये विचार जाना है कि वह क्या चाहते हैं, इस चुनाव में उनके क्या कुछ मुद्दे हैं,
किसकी सरकार वो चाहते हैं। इस बीच व्यापारियों ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर उनकी तारीफ की है। इसके साथ ही महंगाई और टैक्स के मुद्दे पर वह योगी सरकार के पक्ष में नजर नहीं आए। उनका कहना है कि जो हमारी समस्या हल करेगा, विकास कराएगा, हम उसी को वोट देंगे। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन वोटर क्या सोचता है। इस समय हम ताजनगरी आगरा के घटिया मार्केट में हैं। यहाँ व्यापारी हमारे साथ हैं। इन व्यापारियों से पूछेंगे कि यह क्या सोच रहे हैं इस बार, कि किस प्रकार का जो चुनाव है, इस चुनाव में ये क्या चाहते हैं और क्या इनके मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं। जी आप बताइए, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव में और किसकी सरकार चाहते हैं आप? सबसे पहला मुद्दा तो विकास का होता है। योगी के सरकार में विकास तो बहुत हुआ, लेकिन महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी। हम लोग अपने माफियाओं से बहुत ग्रस्त थे। योगी सरकार में एक तो उनसे मुक्ति मिली और दूसरा हमारा स्वाभिमान लौटा। महंगाई होने के कारण जो हम परेशान हुए, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बस तो कहने कि सरकार को महंगाई पर विचार करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान लौटा। जिस प्रकार कानून व्यवस्था की बात की उन्होंने, कि कानून व्यवस्था ठीक रही, साथ ही विकास भी हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपसे जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले। आप व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं इस बार क्या मुद्दे को वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं? व्यापार हम उसमें ही करेंगे जो व्यापार बढ़ाए। जी हाँ, जो व्यापार को नहीं आगे लेगा उसके हम जरूर नहीं करेंगे। व्यापार की समस्या समझे, व्यापार का समाधान समझे उस चीज़ को। तो कहने कि व्यापार की जो स्थितियां हैं वो ठीक हों, उसको समझे सरकार, उसको ये वोट करेंगे। आप बताइए, बताएंगे क्या सोचते हैं इस बार। व्यापार बढ़ना चाहिए, काम बढ़े, रोजगार बढ़े, पेट्रोल डीजल मद्दे हो, विकास हो। किसकी सरकार चाहते हैं, सीधे बताइए। सरकार तो जो विकास करेगी, सरकार तो वही बननी चाहिए। नहीं, योगी सरकार में जो माफिया थे वो तो उस पर तो प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने, पर जो एक रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं अपने व्यापार के लिए, उस पर एक फ्लैक्चुअलिटी बहुत है। आज हम कोई चीज़ 50 रुपए की खरीद रहे हैं, कल लेने जा रहे हैं वो 80 की, 90 की, 100 की। तो उस चीज़ पे प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए कि एक बार जो रेट होने चाहिए उसी हिसाब से हम आगे व्यापार करते हैं। आज कोई चीज़ 50 में ले रहे हैं, कल 100 की ले रहे हैं, तो ये कोई मतलब इस तरीके से कोई महंगाई का समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से आदमी व्यापार करे। तो इस चीज़ का मुद्दा सरकार को देखना चाहिए, उस पर बंदिश लगानी चाहिए कि रेट एक ही बार होने चाहिए जो होने चाहिए चीज़ के। तो कहने के बिल्कुल साफ तौर पे बात है। जिस प्रकार से जो मुद्दा अभी तक निकल के आया, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए टैक्सेस का मुद्दा है, इनको सुधारना होगा, तभी ये सरकार आ पाएगी। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से जो माफिया उन पर अंकुश लगाए, ये व्यापारियों का कहना है। और यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर अब लोग सुबह से शाम तक प्रदेश के हर चौक चौराहों पर चाय की चुस्की के साथ चर्चा करने लगे हैं। आज इंडिया न्यूज़ की टीम वहां पहुंची है। यूपी के जनपद इटावा के 201 मरथना में ये सीट भी यूपी के मुख्य सीटों में से एक है, क्योंकि 2007 में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी यहीं से विधायक रह चुके हैं। भरथना कस्बे के बालूगंज के प्रसिद्ध पप्पू चाय की दुकान पर हमारे सहयोगी ने चाय की चुस्की के साथ लोगों से बातचीत की है। देखिए, इस समय मैं इटावा के भरथना विधानसभा में पहुंचा हूं, जहां मैं सुबह का समय है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पप्पू चाय वाले के यहाँ सुबह से ही भीड़ लगने लगती है। तो जो चूंकि चुनावी मौसम है और कुछ महीनों में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव को लेकर यहाँ इस पप्पू चाय वाली दुकान पर भी चर्चाएं होती रहती हैं। हम आज आपको दिखाते हैं, ये है पप्पू भरथना के पप्पू चाय वाले की दुकान, जो बालू अड्डा बाजार में ये चाय की दुकान है। और यहाँ क्या आबो हवा है, क्या है इस विधानसभा का हाल, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी 2007 में विधायक रह चुके हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर ये जो चाय की दुकान है, इस चाय की दुकान पे यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ किस तरह से लोग जो चर्चाएं करते हैं, उन चर्चाओं से हम रूबरू होंगे और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि इस विधानसभा की बेसिक समस्याएं क्या रही। विधायक तो बने, देश की आज़ादी से लेकर अनेकों विधायक यहाँ से रहे, लेकिन क्या इस विधानसभा की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि विधायक तो अब की बार भी आना है। यहाँ की जनता किस तरह से देख रही है, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। भाई साहब, चाय की चुस्की आप ले रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? भरथना विधानसभा चुनाव सामने है, आप लोगों के हिसाब से क्या है, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं? जी, हमारे यहाँ चुनाव तो हो गई खैर, और जो अभी तक काम होना था, काम तो नहीं हुए। इधर लोग परेशान हैं, महंगाई आदमी को परेशान कर रही है, बीमारी परेशान कर रही है। यहाँ स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, पार्क भी नहीं है भरथना में,
शिक्षा के मामले में कोई अच्छा विद्यालय भी नहीं है। तो आदमी ये सोचता है जो भी एमएलए हो कम से कम इतना तो करे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हों। आप बताओ बाबूजी, चुनाव सामने है, किस तरह का भर्तना आप लोग चूंकि इस बार विधायक चुनने जा रहे हैं, तो क्या बेसिक समस्याएं होंगी, कितने काम हुए हैं यहाँ? काम तो यहाँ खैर करीब करीब बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या है कि स्वास्थ्य सेवा पब्लिक को यहाँ कायदे से मिल नहीं पा रही। कायदे से नहीं मिल पा रही। हाँ। तो ये यहाँ के लोग हैं कि जिनको कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही हैं, और भी यहाँ के कुछ संभ्रांत लोग हैं, कुछ कवि हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो भर्तना है अपने आप में एक अनूठी, एक अच्छी विधानसभाओं में से एक मानी जाती है। क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, कितना काम हुआ है, पिछले विधायक ने कितना काम किया और अभी तक क्या क्या चीजें अभी बाकी है? मैं 4 लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा। एक लंबी इंतजारी के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में बेकरारी के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बीन से बहला रहा है वो हमें, उस सपेरे पर पिटारी के सिवा कुछ भी नहीं। तो साथियों, स्थिति यह है कि भर्तना में हम विकास का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर विकास होता ही नहीं है। कोई भी विधायक हो जाए, कोई भी वो हो जाए, और इस बार तो अब तो ये हो गया है कि हम अपने विधायक का मुंह भी नहीं देख पाते हैं। पिछले 5 सालों में शायद एक बार हमने अपने विधायक का मुंह देखा है। तो अब तो हम विधायक हमारे बीच में, जनता के बीच में आना भी बंद कर दिए हैं। तो सब यहाँ तो विकास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, और पूरे इलाके में जो विकास पिछली सरकारों में हुआ है वो भी नष्ट हो रहा है। सड़कें बनी हैं, उनकी पेंटिंग दोबारा नहीं हो रही है। जो गांव में योजनाएं जाती हैं उनमें भी कितनी खाई बाड़ी होती है, ये आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे। जिस तरह से भर्तना विधानसभा है, यहाँ की बेसिक क्या समस्याएं हैं, क्योंकि विधायक तो हर बार हर पंचवर्षीय योजना बाद जो चुनाव होते हैं और जीत के आते हैं, कितने काम हुए हैं, धरातल पर कितने काम है और बेसिक समस्याएं क्या रह जाती हैं लोगों की? यही तो मैं कह रहा हूँ कि धरातल पर कोई काम ही नहीं है, केवल घोषणाएं हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। और दूसरी बात एक और है कि यहाँ जो प्राइवेट क्षेत्र में इंडस्ट्री थी, राइस मिल थे, ऑयल मिल था, वो भी इन सरकारों की, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियों से वो भी खत्म हो गई हैं। भर्तना में इस समय घोर बेरोजगारी है, नौजवान बेकार घूम रहा है, कोई उसको काम नहीं मिल रहा है, एजुकेशन का भी बुरा हाल है। क्योंकि भर्तना जो विधानसभा है ये राइस मिल के लिए भी जानी जाती है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं राइस मिल के, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो भर्तना विधानसभा का राइस का एक बड़ा काम था, यहाँ एक बड़ा कारोबार था, दूसरा यहाँ पर एजुकेशन भी हब रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग राइस मिल जो बंद हुए, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप लोग सरकार से मांग करते हैं? अब जैसे हम लोगों की संख्या पहले थी लगभग 50 मील थे, यहाँ पर 50 मील थे, जिसमें 4-5 चल रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आज बर्बाद हो रहा है। 1200 रुपये 1100 रुपये धान बिक रहा है, बताइए आप। जबकि 10 साल पहले हमने धान लिया है 1100-1200 रुपये, और 10 साल के बाद आज भी वो स्थिति है मंडियों में। कहने को कौन सा वो बोलते हैं, आरएमपी बोलते, क्या बोलते हैं, एमएसपी। आप जाइए भर्तना मंडी में, किसान रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है। यहाँ पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से आप, चूंकि व्यापार है, चुनाव है, तो क्या देखते हैं व्यापारियों के लिए कितनी सहूलियत है, क्या क्या रहा है? व्यापारी बहुत परेशान है, इतनी चरम पे महंगाई है, हर चीज़ के दाम डेढ़े हो चुके हैं। जो चीज़ 80 रुपया थी वो 120 है, और जो चीज़ मतलब आपकी मतलब डेढ़े सार हर चीज़ के दाम हो गए। दाम बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से रोजगार नहीं रहा है, आदमी व्यापारी परेशान है, मूलभूत समस्याएं बहुत हैं, और व्यापार तो चल ही नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। तो ये पप्पू चाय की दुकान है जहां पर इन लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार इस विधानसभा में भी जो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको लेकर जनता इस बार अपना फैसला वोट में ईवीएम मशीन में अपना बटन दबाकर भी सुनाएगी। और लेकिन कहीं ना कहीं भर्तना की जो बेसिक चीजें हैं वो एक मुद्दा जरूर बनी रहेंगी। लोगों का साफ कहना है कि जो विधायक होते हैं वो कम से कम दिखाई दें, जनता के बीच आए, जिससे जो डेवलपमेंट है उनकी बात वहां तक पहुंचे और डेवलपमेंट बढ़ सके। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। देखा आपने भर्तना की जनता का क्या मूड है,
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।